एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चौथे लेक्चर पर। 3 हमारे लेक्चर्स पूरे हो चुके हैं कॉन्सेप्चुअल, और हमने पिछली क्लास में चट्टानों के बारे में पढ़ा था और हमने जैसा बताया था पिछली क्लास में कि हम मृदा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेट रहे। और हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में बात करी थी चट्टानों के बनने के बारे में, तो अब बात करेंगे मृदा के निर्माण के बारे में, क्योंकि हर मृदा का निर्माण किसी न किसी चट्टानी संरचना, अपरदन और अवसादों के निक्षेपण के द्वारा हुआ है। तो आप सभी एक हेडिंग डाल लीजिएगा मृदा। और ये सारी बातें मैं भारत की कर रहा हूँ ना, अपन बाहर की तरफ नहीं जाएंगे, इसलिए हर जगह मैं भारत की मृदा, भारत की जलवायु, भारत की चट्टानी संरचना, ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं लिखूंगा। ठीक है, एक शब्द है पेडोलॉजी, कुछ फैक्चुअल बातें भी कर लेते हैं साथ में। पेडोलॉजी मृदा के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। मृदा Study effectively in online learning. All syllabus videos of CGPSC or VYAPM and other competitive exams together. Test series and free PDF notes will be provided. Free PDF notes or test series. Best effort to make you successful. Visit online.techalite.in. Download Techalite Institute app. के अध्ययन को साथ में 1953 में भारत सरकार ने मृदा संरक्षण बोर्ड इसका गठन किया था। ठीक है, एक डेट आप लेके चलिए 5 दिसंबर की। 5 दिसंबर को हम मृदा संरक्षण दिवस मनाते हैं। मृदा संरक्षण दिवस, ठीक है, इसको एक मृदा दिवस भी आप कह सकते हैं। मृदा संरक्षण बहुत आवश्यक है किसानों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, उत्पादन के लिए, व्यापार के लिए, देश की आर्थिक स्थिति के लिए। और मृदा का हमने अपने उपभोग कर करके मृदा की इतनी ज़्यादा परेशानियां पैदा की हैं उत्पादन में आज के वक्त पर कि मृदा की क्षारीयता कई जगह पे ज़्यादा हो गई है। क्षारीयता की वजह से लवणीयता ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से उत्पादन में प्रभाव पड़ा है। और ये सब कुछ रासायनिक खादों और उर्वरकों के लगातार प्रयोग करने के चक्कर में हुआ है कि हमें अपना उत्पादन बढ़ाना था हरित क्रांति के बाद से। तो हमने बिना कोई वैज्ञानिक तरीका अपनाते हुए टनों टन उर्वरक, रासायनिक खाद इनका उपयोग किया। और इसके प्रभाव आज के वक्त पर जिन स्टेट्स ने सबसे ज़्यादा फसल उत्पादन करके दी थी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश का इलाका, आज वहाँ की मृदा के साथ बहुत सी ऐसी परेशानियाँ आ रही हैं। तो जब हम लोग मृदा के बारे में पढ़ेंगे तो आप बेफिक्र रहिएगा। साथ में हम इसमें निर्माण पढ़ेंगे मृदा का, उसके बाद पढ़ेंगे मृदा की विशेषताएं, साथ में क्या क्या चीज़ों के लिए वो उत्पादन के लिए वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे मृदा अपरदन। ठीक है, और मृदा अपरदन के बाद बच्चे पढ़ेंगे मृदा संरक्षण। अब एक अपरदन भी हो रहा है तो संरक्षण कैसे किया जाए, उसके प्रयास क्या हो, इसके बारे में पढ़ेंगे। निर्माण से पहले हम लोग पढ़ लेंगे संरचना। ठीक है, संरचना और साथ में परिच्छेदिका। अब ये संरचना और परिच्छेदिका होती क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में मैं चीज़ों को बताऊंगा। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हमको मृदा के अंतर्गत पढ़ना है। सीधे सपाट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और बड़ा आसान सा टॉपिक है, समझते चलिए मेरे साथ। मैं जितनी भी चीज़ें आपको बताता चल रहा हूँ उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे मृदा के साथ। ठीक है, मृदा की संरचना के बारे में हमने अभी डिस्कस किया। तो मृदा की जो संरचना है, तो इसमें कुछ मूलभूत तत्व होते हैं जिनका परसेंटेज आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा। ठीक है, एक होता है कार्बनिक तत्व, दूसरा होते हैं खनिज तत्व, तीसरी होती है मृदा जल, और चौथा होता है मृदा वायु। ये 4 चीजों से मिलकर एक अच्छी मृदा का निर्माण होता है। इन्हीं चीजों के तत्वों में कमी हो या अधिकता हो, उसी हिसाब से मृदा के प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है। दोनों चीजें इन्हीं चारों पर डिपेंड करती हैं। लगभग 7 to 8% होना चाहिए कार्बनिक तत्व। ठीक है, 40 से 45% खनिज तत्व होने चाहिए। साथ ही साथ
25% होनी चाहिए मृदा जल और 25% होना चाहिए आपकी मृदा वायु। कार्बनिक पदार्थ होते क्या है, या कार्बनिक तत्व है, या फिर इसको आप कार्बनिक पदार्थ लिख लीजिए। जितनी भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मल मूत्र होता है जीवों का, इंसानों का, साथ में पेड़ अपनी पत्तियां गिराते हैं, फूल गिराते हैं, वो ऐसे कचरे, जैविक कचरे फल फूल पत्तियां जो जमीन में रहकर सड़ सकती हैं, तो वो कार्बनिक पदार्थ कहलाती हैं। यही कार्बनिक तत्व मिट्टी के लिए ह्यूमस बनाते हैं। ये ह्यूमस जो होता है ये मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाती है, इसीलिए ये सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है जैविक खाद बनाने का, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो ये कार्बनिक तत्वों की तरफ से ही, ये सारे कार्बनिक तत्व ही हैं जिससे कि ह्यूमस का निर्माण हो। ह्यूमस एक तरह का कार्बनिक खाद ही है जिसके बारे में हमें बात करनी है। दूसरा है खनिज तत्व। खनिज तत्व 40 से 45% होना चाहिए। खनिज तत्व के बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, इसमें भी आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। इसमें प्रथम श्रेणी के भी खनिज तत्व हैं, जैसे प्राथमिक भी कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरे आते हैं द्वितीयक, ठीक है, और उसके बाद आते हैं सूक्ष्म खनिज तत्व। इससे क्वेश्चन आया हुआ है आपके पिछले पीएससी में कि निम्न में से कौन सा मुख्य खनिज तत्व है, कौन सा सूक्ष्म खनिज तत्व है। तो जो प्राथमिक और द्वितीयक होते हैं इन्हीं को मुख्य खनिज तत्व भी कहा जाता है सम्मिलित रूप से, ठीक है। इसके बारे में आगे बात करेंगे मुख्य खनिज तत्वों के बारे में। तो मुख्य और सूक्ष्म दो होते हैं, मुख्य को प्राथमिक और द्वितीयक दो चीजों में बांटा गया है। तीसरा है मृदा जल और मृदा वायु। देखिए मृदा के अंदर जो पानी होता है ना, वो नमी के रूप में पूरी मृदा में वितरित रहता है, इसी को कहा जाता है मृदा जल, जो 25% होना चाहिए। एक होती है मृदा वायु। मृदा वायु में ऐसा है कि वायु छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में फंसी रहती है चट्टानी संरचना के बीच में, मिट्टियों के बीच में। आप कहीं से किसी खेत से एक मिट्टी उठा लीजिए, मिट्टी का एक बड़ा सा ढेला उठा लीजिए 2-5 किलो का, और उसे पानी में डाल दीजिए, आपको बुलबुले आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हवा जो होती है। Study effectively in online learning. All syllabus videos of CGPSC or Vyapam and other competitive exams together. Test series and free PDF notes will be provided. Free PDF notes or test series. Best effort to make you successful. Visit online.techalite.in. Download Techalite Institute app. इसके अंदर मृदा के अंदर फंस चुकी होती है अलग अलग जगहों पर, और ये पौधों के पोषण के लिए बड़ी आवश्यक होती है। एक चीज समझिए, ये जितनी भी हम बात कर रहे हैं अलग अलग तरीके की, ये सारी की सारी बातें जो हैं हम कर रहे हैं अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए। हमने मृदा का कॉन्सेप्ट अगर भूगोल के अंदर हम लेके आए हैं तो इसलिए लेके आए हैं ताकि उत्पादन बढ़ सके, उस मृदा के हिसाब से हम फसलों का उत्पादन कर सकें। उसी तरीके की फसलों को हम अपने खेतों में करें, कैसे उसमें जीवनाशकों का यूज़ करें, कीटनाशकों का यूज़ करें, कैसे उसमें खाद का यूज़ करें, ये सब कुछ पता चलेगा मिट्टी की प्रकृति को समझकर। वो कौन सी मिट्टी है, उसमें किस चीज़ की कमी होती है, उस मिट्टी को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये सब कुछ हमको मृदा के अंदर ही पढ़ने को मिलेगा। तो ये मृदा के अंदर पहली एक संरचना हमने पढ़ी कि क्या क्या चीज़ें मृदा के अंदर आपको चाहिए, ठीक है। अब आगे आएंगे, इन सारी चीज़ों को मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ तक आई होप आप सभी को कोई इशू नहीं होगा। अब मृदा परिच्छेदिका के बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें क्या चीज़ें पढ़नी है। मृदा परिच्छेदिका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मृदा को नीचे की गहराइयों तक किन किन अवस्था में पाई जाती है उसे ही मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है, ठीक है। मृदा परिच्छेदिका, ठीक है, मृदा परिच्छेदिका। अगर आप एक सपोज एक मान के चलिए किसी एक जगह की ये मृदा है, ठीक है, ये इसकी ऊपरी सतह है, और इस सतह के ऊपर कुछ वनस्पतियों का विकास हुआ है, ठीक है। और इसके विभिन्न चरण हैं अपने, ठीक है। एक है आपका ओ ए बी सी, 4 चरणों में मृदा को बांटा गया है। ये सबसे पहले ऊपर का जो चरण की हम बात करें तो यहाँ पे
कार्बनिक तत्व, ह्यूमस, सड़े गले पत्ते, अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, ये जो नीचे गिरते रहते हैं, जीवों के हो या पेड़ पौधों के हो, जो जमीन की पहली सतह पर आते हैं, प्राथमिक सतह पर आते हैं, इस जगह पर, और यहीं पे ह्यूमस का निर्माण होता है वक्त के साथ। तो ये सारा का सारा इलाका, ठीक है। उसके बाद आपकी ये जड़ें चलती हैं, ये आपकी जड़ें हैं, और ये है पत्थर, ये ठोस संरचना, ठीक है। तो 0 से A का जो इलाका है, ये A से B का इलाका, ये B का है, और ये बाकी का क्षेत्र आता है। देखिए सबसे पहले नीचे के क्षेत्र में चलेंगे तो यहाँ पे आपकी चट्टानी संरचना है, ठीक है, प्लस जड़ों का नगण्य विकास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जड़ें कम मात्रा में मिलेगी क्योंकि पत्थरी संरचना आ जाती है, ठीक है। और साथ में इस जगह पर आ जाए, बी के क्षेत्र पे आ जाए, तो जड़ों का अधिकतम विकास इसी क्षेत्र में होता है, प्लस साथ में यहाँ पे भारी खनिज जो तत्व होते हैं, ठीक है, भारी खनिज तत्व, इसमें लोहा शामिल है, मैग्नीशियम शामिल है, कोबाल्ट शामिल है, भारी खनिज तत्वों की यहाँ पे बहुलता होती है, ठीक है। और साथ में जड़ों का सबसे ज्यादा विकास होता है क्योंकि पानी की प्रचुरता होती है। पानी की प्रचुरता इस जगह पे क्यों है? क्योंकि वाष्पीकरण के लिहाज से नगण्य क्षेत्र है। ऐसा क्यों है? देखिए, एक तो सनलाइट से वाष्पीकरण होता है या तो हवाओं के द्वारा होता है। इस क्षेत्र पे ना सनलाइट है और ना हवाएं हैं, और पानी भी रिस कर केशिकत्व के माध्यम से इन जगहों पर पानी की उपस्थिति ज़्यादा होती है, और जड़ें उतनी ही गहराई तक जाती हैं जहाँ तक उन्हें पानी की आवश्यकता होती है। जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती। मरुस्थलीय जगहों की जो जड़ें होती हैं, पेड़ भले छोटा हो ऊपर से, लेकिन जड़ें पानी की तलाश में बहुत अंदर तक निकल जाती हैं, ठीक है। अब ए में आने से पहले ओ की बात कर लेते हैं, इस क्षेत्र की। इस क्षेत्र की जो हमने बात की, सबसे ज़्यादा इसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा कार्बनिक तत्व होंगे, ह्यूमस होंगे, ठीक है। खनिज तत्व यहाँ पे मिलेंगे, क्षारीय मात्रा में खनिज तत्व मिलेंगे, ठीक है, जो हल्के तत्व होते हैं, और उपजाऊ क्षमता अत्यधिक होगी इस क्षेत्र की। मैं ओ की बात कर रहा हूँ, इसमें आप सभी को किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओ से ए का जो इलाका है ना, यहाँ पे स्वच्छंद विकास जड़ों का होता है, ठीक है। और ये एक तरह का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको बी की खासियतें भी मिलेगी, ओ की भी खासियतें मिलेंगी, ठीक है। तो खनिज, पानी प्लस मृदा, वायु, ये सब पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी मृदा परिच्छेदिका, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। अब एक आगे के टॉपिक पर चलेंगे मृदा परिच्छेदिका के बाद। आई होप आप लोगों ने साथ में इन चीजों को नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब खनिज तत्वों की बात करेंगे मृदा के। ये मृदा की एक ऐसी संरचना थी जो नॉर्मली हम जो नॉर्मल मृदा देखते हैं तो वो ऐसी 4 परतों में बटी हुई है, इस तरीके से। तो ये मृदा एक परिच्छेदिका है। देखिए, कई ऐसे टॉपिक्स आपको लगेंगे जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि आपका जन्म सिर्फ प्रीलिम्स देने के लिए नहीं हुआ है। कभी ना कभी जीवन में आप मेंस से भी 2-4 होंगे, और उन जगहों पर आपके लिए ये चीज़ें नई होनी चाहिए। ये तो मैं चाहूँ तो सीधा यहाँ ऊपर लिखूँ, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी इतने क्षेत्रों में पाई जाती है, ये फसलें होती हैं, ये खनिज तत्व तो ज़्यादा होता है, खनिज तत्व तो कम होता है, खत्म।
वैसा हम नहीं कर सकते हैं और वैसा हमको करना भी नहीं है। अपनी तैयारियों, जब भी आप ऐसी चीज़ों में तैयारी करें तो उसे गहराई से करें, जितना ज़्यादा नया समझने को मिल रहा है उसे उस तरीके से समझें, क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ हमेशा काम आती है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं खनिज तत्वों की। खनिज तत्व, खनिज तत्व, खनिज तत्व के अंतर्गत सबसे पहले जो आएंगे वो है प्राथमिक, उसके बाद आएंगे द्वितीयक और उसके नीचे आएंगे सूक्ष्म। और प्राथमिक और द्वितीयक को ही मुख्य खनिज तत्व कहा जाता है, मुख्य खनिज तत्व। ठीक है, और प्राथमिक के अंतर्गत सबसे पहले बड़ा आसान है ये चीज, आपको कोई इशू नहीं होगा कभी भी, PNK। ठीक है, क्या क्या है ये? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम। द्वितीय के अंदर जब आएंगे आप कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, और जो सूक्ष्म तत्व होते हैं इसके अंदर Zn या जिंक, ठीक है, कोबाल्ट, Fe या इसको लोहा कह लीजिए, निकेल, ऐसे सारे तत्व आपको यहाँ पे मिलेंगे। प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म। प्राथमिक, द्वितीयक को मुख्य खनिज तत्व कहा जाता है। अब एक चीज को समझ के चलिए कि किसकी क्या क्या खासियत है। ये सारे तत्व जो मानव इतिहास में या मानव प्रकृति में, मानव स्वास्थ्य में जैसा योगदान रखते हैं वही योगदान इनका लगभग पौधों के साथ भी रहता है, फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम का। अगर इसके आगे लिखते चले तो एक चीज समझिए, यह फास्फोरस जो है ये फलों को पकाने में, ठीक है, फूलों के खिलने में, ठीक है, और जड़ों की वृद्धि में आवश्यक होता है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम नाइट्रोजन के ऊपर। तो जड़ों की संरचना, कीटों से पौधे का बचाव। आगे पोटेशियम की बात करेंगे, इसके अंतर्गत आपको जल अवशोषण मिलेगा। ठीक है, गर्म क्षेत्र जहाँ पानी कम गिरता है वैसी जगहों के लिए पोटेशियम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जल का अवशोषण, ठीक है, रंध्रों के खुलने और बंद होने में कारगर है। ठीक है, ये आपके प्राथमिक पोषक तत्व या खनिज तत्व भी कह सकते हैं। अब आते हैं कैल्शियम में, जो मानव शरीर में काम है वैसे ही काम। ठीक है, तने, शाखाएं आदि के विकास प्लस मजबूती के लिए। ठीक है, सल्फर फूलों के उत्पादन, प्रजनन, साथ में प्रोटीन निर्माण या प्रोटीन संश्लेषण भी कह सकते हैं, इसमें भी इंपॉर्टेंट होता है। मैग्नीशियम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम का काम आपका आएगा क्लोरोफिल के उत्पादन में, क्लोरोफिल के उत्पादन में। क्लोरोफिल मतलब आपका क्या हुआ? हरित लवक, अर्थात प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को तीव्र करता है मैग्नीशियम। ठीक है, आगे आ जाते हैं जिंक, कोबाल्ट,
Fe और निकिल पे। यहाँ पे Fe और निकिल, लोहा और निकिल, इसका जो काम है ये है हरित लवक, या फिर इसी को क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल भी बोलते हैं हरित लवक को। तो इसके निर्माण में, ठीक है, जिंक, इसका भी काम प्रोटीन संश्लेषण का है, ठीक है। और कोबाल्ट ये प्रकाश संश्लेषण में वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये आपके 3 तरह के खनिज तत्व हो गए। ठीक है, एक बार इस पे आप ओवरव्यू कर सकते हैं। Study effectively in online learning. All syllabus videos of CGPSC or Vyapam and other competitive exams together. Test series and free PDF notes will be provided. Free PDF notes or test series. Best effort to make you successful. Visit online.techalite.in. Download Techalite Institute app. खनिज तत्वों के बारे में प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म, PNK, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, द्वितीय हो गए। और सूक्ष्म में आपका आता है जिंक, कोबाल्ट, लोहा और निकेल, ये सारी चीजें। ठीक है, मेरे साथ तेजी से आप चीजों को रिवाइंड करते चलिए। अगर कुछ नोट डाउन करना है तो साथ में नोट डाउन कीजिए, ठीक है, क्योंकि उसी माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिलीवर कर पाऊंगा। ठीक है, कोशिश कीजिए कि चीज़ों को जल्दी से जल्दी आप मेरे साथ नोट डाउन करें अगर आप कोई चीज़ को नोट डाउन करना है। ठीक है, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आपका रहता है मृदा का। उसके बाद हम लोग मिट्टियों के अंदर जाएंगे, मिट्टियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, कौन कौन सी मिट्टियाँ हम लोग पढ़ते हैं और कौन कौन सी मिट्टियों के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए, ये बार बार ये चीज़ों का मैं यूज़ करूँगा जब मैं पढ़ाऊँगा अभी मृदा आगे। तो वो चीज़ है अम्लीयता एवं क्षारीयता। मृदा के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है ये अम्लीयता और क्षारीयता। अम्लीयता और क्षारीयता के देखिए, एक आदर्श मृदा जो होगी, ठीक है, देखिए आदर्श मृदा का पीएच, ठीक है, पीएच मान होना चाहिए 6 से 7 के मध्य। हम पीएच के बारे में जानते हैं, 0 से 7 अम्लीय होता है और 7 से 14 क्षारीय होता है। ये कह क्या रहा है, 6 से 7 होना चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब ये है कि लगभग अगर इसको परसेंट में मान के चले तो 1% तो ये अम्लीयता बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आदर्श मृदा क्षारीयता बिल्कुल भी अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज मैं आपको कहना चाहता था आदर्श मृदा के बारे में। आदर्श मृदा में कभी भी क्षारीयता ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब एक अम्लीय मृदा उत्पादन के लिए एक सक्सेसफुल मृदा कही जा सकती है। एक बार उसको फसलें टॉलरेट कर सकती हैं, सहिष्णुता दिखा सकती हैं उसके लिए, लेकिन मृदाएं कभी भी एक क्षारीय मृदा के साथ अच्छा उत्पादन, जो फसलें हैं वो कभी भी एक क्षारीय मृदा के साथ एक अच्छा उत्पादन प्रस्तुत नहीं कर सकती। कहने का अर्थ मेरा ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अम्लीयता और क्षारीयता की बात करते हैं। तो अम्लीयता किसी मिट्टी की ज़्यादा होगी तो किसी मिट्टी की कम होगी। ये चीज़ें हमें कैसे समझ में आएंगी, हम इन चीज़ों को कैसे समझेंगे? तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है वाष्पीकरण का, वाष्पीकरण का प्लस वर्षा का। ठीक है, देखिए जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं
वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में दिन भर धूप खिली रहती है, वाष्पीकरण बहुत तीव्र मात्रा में होता है। लेकिन वर्षा भी उतनी ही होती है, 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा। तो उष्णकटिबंधीय वनों में होता ये है, कुछ इस तरह से देखिए, जब वाष्पीकरण होता है तो जो क्षारीय तत्व हैं, क्षारीय तत्व आपके क्या हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, इनके तत्व जो होते हैं, इनके जो यौगिक होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के, ये जब वाष्पीकरण होता है, जब सूर्य तीव्र चमक रहा होता है तो वाष्पीकरण होता है पानी का। तो केशिकत्व की मामला आपने केशिकत्व पढ़ा होगा, जैसे हम पेन भी काम कर रहे हैं तो केशिकत्व के रूप में काम करता है। तो पानी के साथ ये जो भारी क्षारीय मृदा तत्व हैं, ये वापस सतह पर आ जाते हैं और इनका जमाव होने लगता है। लेकिन इनका जमाव तो होने लगता है, शुरुआत तो होती है केशिकत्व की, लेकिन वर्षा भी बहुत जोरदार होती है, 250 सेंटीमीटर से भी अधिक अच्छी वर्षा। तो जब वर्षा हो जाती है इन क्षेत्रों पे, ठीक है, तो वापस ये तत्व मृदा के साथ और पानी के साथ घुलकर अंदर की सतहों पर चले जाते हैं। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक समझ के चलिए। अब मैं जो दूसरा समझा रहा हूँ इसके बारे में एक चीज समझिएगा, दूसरे के बारे में। तो दूसरे में देखिएगा ऐसा है, कुछ ऐसी जगह होती हैं, चाहे वो पर्वतीय जगह हो, चाहे वो पर्वतीय जगह हो या नॉर्मल जगह हो, तो उन जगहों पर, चाहे पर्वतीय जगह ऐसी जगह और जहाँ पर धूप बहुत तेज नहीं पड़ती, तो वाष्पीकरण की जो दर होती है उन जगहों पर, मतलब धूप तिरछी पड़ रही है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो क्या हो रहा है, वाष्पीकरण जो हो रहा है बहुत कम हो रहा है, वाष्पीकरण कम हो रहा है, पानी लगभग गिर रहा है, भले 250 नहीं गिर रहा, 100-150 गिर रहा है, लेकिन पानी गिर रहा है। ऐसी स्थितियों में क्या होता है, ऊपर की तरफ ठोस तत्व जो रहते हैं भारी, ठीक है, भारी कौन से हैं? निकेल है, Fe है, कोबाल्ट, ये सब जो है, ठीक है, निकेल, कोबाल्ट, जिंक, ये सब अम्लीय तत्व हैं। ये ऊपर की तरफ रह जाते हैं, लेकिन चूंकि वाष्पीकरण अधिक नहीं होता, इसलिए केशिकत्व के माध्यम से ऐसी जगहों पर क्षारीय तत्व सतह पर नहीं आ पाते और ऐसी जगहों की मिट्टियां अम्लीय हो जाती हैं, अम्लीय रहती हैं। लेकिन क्षारीय ऐसी जगहों पर होंगी जिन जगहों पर वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होगा और उस अनुपात पर पानी नहीं मिलेगा उससे, जो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इन जगहों पर क्या होता, जस्ट उल्टा कॉन्सेप्ट, अगर इसके हम पैरेलल में देख के चले, अगर ये हो जाता कि सूर्य बहुत तेज है, वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उस अनुपात पे वर्षा जो है वो नगण्य है, कम हो रही है, जैसा मरुस्थलीय इलाकों में होता है, जैसा शुष्क प्रदेशों में होता है, ठीक है, जैसा ऐसी जगहों पर होता है जहाँ पे धूप तेज पड़ती है लेकिन पानी उस मात्रा में नहीं गिरता। तो उन जगहों पर ये होता है कि ये क्षारीय तत्व केशिकत्व के माध्यम से, केशिकत्व प्रोसेस के माध्यम से सतह पर आकर जम जाते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपका सोडियम के तत्व सतह पर आ जाते हैं और मृदा हो जाती है क्षारीय। ठीक है, लेकिन ऐसी जगह है जहां पर वर्षा ज़्यादा हो या ना हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वाष्पीकरण की दर कम है, चाहे वो पर्वतीय जगह हो, ठंडे प्रदेश हो, जहाँ, या फिर ऐसी जगह हो जहाँ वाष्पीकरण तो हो रहा है लेकिन पानी भी बहुत अच्छी मात्रा में गिरता है, तो ऐसी हर जगह की मृदा हो जाती है अम्लीय। मैं इस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको एक थोड़ा सा फॉर्मूला रूप में या फिर थोड़ा सा सीधा सीधा लिख लेते हैं। ये तो डायग्राम के रूप में हमने समझने की कोशिश की है और इसी हिसाब से हम समझते चलेंगे अलग अलग मृदाओं के बारे में। और जैसे आपकी मरुस्थलीय मृदा होती है, मरुस्थलीय मृदा बता पाएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं कि मरुस्थलीय मृदा क्षारीय होती है। क्यों? वाष्पीकरण तीव्र है, धूप तेज पड़ती है, वाष्पीकरण तीव्र है लेकिन बारिश नहीं हो रही मरुस्थल में। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर क्या हो रहा है, क्षारीय हो जा रही है मृदा, क्योंकि ऊपर क्षारीय तत्वों का जमाव होता चला जा रहा है। लेकिन आप ठंडी जगहों की तरफ जब जाएंगे, ठीक है, चाहे पहाड़ी जगहों में जाइए, उत्तराखंड के क्षेत्रों में जाइए, हिमालय के क्षेत्रों में जाइए, या ऐसी जगह जो वर्षावन की है जहाँ पानी बहुत अधिक गिरता है, वहाँ पे ये सारे के सारे तत्व निश्चालित होकर जमीन के नीचे चले जाते हैं, जो ये कार्बनिक, जो ये क्षारीय तत्व होते हैं,
अम्लीय तत्वों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? देखिए, ठोस धात्विक तत्व हैं, भारी होते हैं और इनका जो मिट्टी के साथ घुलना होता है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है, इसीलिए ये ज़्यादा नीचे केशिकाओं के माध्यम से या निश्चालन के माध्यम से नहीं जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहीं पे ये समझना है कि वहाँ की मृदा हो जाती है अम्लीय। ठीक है, तो वाष्पीकरण और वर्षा किस तरीके से इंपॉर्टेंट करेंगी? देखिए, अधिक वर्षा इज प्रोपोर्शनल टू अम्लीय मृदा। ठीक है, अधिक वाष्पीकरण, अगर वाष्पीकरण अधिक है प्रोपोर्शनल टू क्षारीय। ठीक है, ठंडी जलवायु इज प्रोपोर्शनल टू अम्लीय मृदा, है ना इनके पीछे सब। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ठंडी जलवायु अम्लीय मृदा, जलवायु ठंडी है मतलब सीधी सी बात है धूप कम है, धूप का प्रकोप कम है, धूप की तीक्ष्णता कम है और इसकी वजह से जो आपका वाष्पीकरण हो रहा है या केशिकत्व की प्रक्रिया वो स्लो है, तो मृदा ऑब्वियस सी बात है क्षारीय नहीं होगी, और जो क्षारीय नहीं है तो वो सीधी सी बात है अम्लीय प्रकृति की होगी। वैसे भी 6 से 7 होनी चाहिए और 7 से नीचे सब अम्लीय होता है, तो मतलब मृदा थोड़ी सी अम्लीय है तो इसमें कोई इश्यू की बात नहीं है, चीजें चलाई जा सकती हैं। गर्म जलवायु इज प्रोपोर्शनल टू क्षारीय मृदा। ठीक है, अधिक वाष्पीकरण प्लस अधिक वर्षा, वापस वो प्रोसेस उल्टा हो गया, निश्चालन हो गया, नीचे चले गए तो अम्लीय हो गया। ठीक है, लेकिन अधिक वाष्पीकरण प्लस कम वर्षा, ऐसे में क्या होगा? क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, और एक ही चीज और यहाँ पे रह गई आपकी, अधिक वर्षा प्लस कम वाष्पीकरण अम्लीय हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए, सीधी सी। वाष्पीकरण और वर्षा का अम्लीयता और क्षारीयता से सीधा संबंध होता है। जहां अधिक वर्षा होगी, ये जो क्षारीय तत्व होते हैं वो निश्चालित होकर नीचे की तरफ चले जाएंगे, तो ऊपर की जो परत होगी मृदा की, जो फसलों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ऊपर की ही परत होती है, वो आपकी अम्लीय हो जाएगी। ठीक है, जहाँ अधिक वर्षा हो रही है। जहाँ अधिक वाष्पीकरण हो रहा है उन क्षेत्रों पर केशिकाओं के माध्यम से ये भारी क्षारीय तत्व ऊपर आ जाएंगे और मृदा पे जम जाएंगे, मृदा क्षारीय हो जाएगी। ठंडी जलवायु, वाष्पीकरण की दर कम होगी, केशिकत्व की दर कम हो जाएगी, अम्लीय रहेगी मृदा। गर्म जलवायु, वाष्पीकरण अधिक होगा, केशिकत्व अधिक होगा, क्षारीय हो जाएगी मृदा। अधिक वाष्पीकरण हो रहा है और अधिक वर्षा हो रही है, वाष्पीकरण तो हो रहा है, केशिकत्व से ऊपर तो आ रहा है, लेकिन इस क्षालन द्वारा वापस नीचे भी चले जाते हैं, मृदा अम्लीय रहेगी। अगर मृदा क्षारीय नहीं है मतलब मृदा अम्लीय है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इसके पास। अधिक वाष्पीकरण और अगर कम वर्षा हो, क्षारीय होगी, और अगर वर्षा अधिक हो रही है और क्षारीयता का और वाष्पीकरण कम हो रहा है तो मृदा अम्लीय होगी। ठीक है, किसी भी तरह का इश्यू आपको यहाँ पे इस जगह तक। अब इसके बाद आगे की तरफ चलेंगे, वाष्पीकरण और वर्षा के कॉन्सेप्ट के बाद अब हम स्टेप बाय स्टेप सारी जितनी भी भारतीय मृदाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। अम्लीय तत्व, क्षारीय तत्वों के बारे में आपको मैंने बता दिया। क्षारीय तत्व के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम जैसे तत्व आएंगे। भारी के अंतर्गत निकिल और लोहा, जिंक, कोबाल्ट ऐसे तत्व अम्लीय मृदा के अंतर्गत या अम्लीय तत्वों के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आजकल मानव ने भी अपने कृतियों के माध्यम से मृदा को क्षारीय बनाना चालू कर दिया। क्षारीय मतलब होता है लवणीय मृदा। लवणीय मृदा, लवणीय मृदा मतलब लवण जिसमें अधिक हो। लवण क्या होते हैं? लवण यही होते हैं आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम। ठीक है, ये सब लवण होते हैं। जब लवण बढ़ जाते हैं तो मृदा लवणीय हो जाती है। जो लवणीय मृदा होती है वो होती है क्षारीय मृदा। ठीक है, और ऐसा होता क्यों है?
बड़े बड़े बांध बनाकर नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। बड़ी बड़ी नहरें, ठीक है, नहरें पानी लेके जा रही होती हैं, ठीक है। तो ये सालों साल से ऐसे पानी लेके जा रही होती हैं। पानी में भी इन तत्वों की मात्रा होती है, क्योंकि आप जानते हैं, आपने कठोर जल और मृदु जल के बारे में पढ़ा है, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से अस्थायी कठोरता होगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स की वजह से या सल्फेट्स की वजह से स्थायी कठोरता होगी। तो धीरे धीरे यहाँ से पानी रिसता भी है इन नहरों से। तो आसपास के नहरों का जो दोआब का क्षेत्र होता है, ये क्षेत्रों की मृदा धीरे धीरे साल दर साल क्षारीय होते चले जाती है, ठीक है। नदियों के अगल बगल की जो मृदा होती है वो क्षारीय होती चली जाती है, लेकिन उसमें क्षारीयता के तत्व तो ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि जलोढ़ मृदा जो होती है पर्वतों से आई हुई जो पत्थर चट्टान है उनके टूट के आ रही होती है। वही चट्टाने से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। उसी जलोढ़ मृदा को ये नदियाँ बहा कर ला रही होती है, और जब वो इन्हें बहा कर ला रही होती हैं तो इन्हीं चट्टानी संरचनाओं में धात्विक तत्व भी होते हैं, ठीक है। हमने आर्कियन धारवाड़ में भी पढ़ा। तो ये धातु भी पानी के साथ उस मिट्टी के साथ घुले हुए होते हैं। इसीलिए जलोढ़ मृदा में क्षारीय तत्व तो होते हैं, लेकिन अम्लीय तत्व ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि धात्विक तत्व भी उसमें घुले होते हैं उस मिट्टी के साथ, ठीक है। इसीलिए आपको नदी के पास की मिलेगी तो क्षारीय, लेकिन उस मात्रा में नहीं जितना नुकसान नलकूपों ने किया है, नहरों ने किया है, ठीक है। एक ड्रिप सिंचाई होती है, इजराइल का कॉन्सेप्ट है ड्रिप सिंचाई के बारे में। फर्स्ट फेज में देखेंगे तो ड्रिप सिंचाई बड़ी कारगर है, पानी का कम वेस्टेज करती है और पानी उन्हीं जगहों तक, उन्हीं जड़ों तक पहुंच पाता है जहां तक उसे उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन लगातार ड्रिप सिंचाई करते जाएंगे तो पानी से एक बूंद पर गिरता रहेगा, लगातार जड़ों पर गिरता रहेगा, तो आसपास का जो इलाका होगा तने के पास का, वो क्षारीय होना चालू हो जाएगा, क्योंकि पानी में ये तत्व घुले होते हैं। तो ये सारे के सारे ड्रॉबैक्स हैं नहरों के, ड्रिप सिंचाई के और नलकूपों के माध्यम से जो खेती करी जा रही है या जो करी जाती है, ये सारी की सारी। तो ये सारा का सारा आपका मृदा का कॉन्सेप्ट था, जिसके बारे में हमने अभी बात की, ठीक है।